हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। नाउन केस पार्ट 1 के वीडियो में मैंने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस की 3 चीज़ का डिस्कशन किया था। एक चौथा बचा था आपका वोकेटिव केस, वो मैं अभी बताती हूँ आप लोग को। ठीक है, वोकेटिव केस क्या है? जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस कहते हैं। समझ रहे हैं? जब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है ना। संबोधन जैसे हमको किसी को कॉल करना होता है, जैसे संबोधन के लिए शब्द हो सकता है जेंटलमैन, है ना। तो इस प्रकार से जब हमको किसी को संबोधित करना है तो वो आपका वोकेटिव केस में होगा, वो नाउन या प्रोनाउन। जैसे राम कम हियर, अतुल गो देयर। राम, उनको हम क्या करें? एड्रेस, उनके नाम से एड्रेस करें, बुला रहे हैं, संबोधन करें उनका कि राम इधर आइए, अतुल गो देयर, अतुल वहाँ जाइए। इस प्रकार से आपका होता है क्या? वोकेटिव केस। अब इस वीडियो में मैं आप लोग से डिस्कशन करूँगी ऑपस्ट्रोफी एस के प्रयोग से संबंधित नियम, है ना। इस वीडियो में आप सभी से डिस्कशन करूंगी और एपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग से संबंधित नियम। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 15 रूल हैं और एक एक करके हम उन 15 रूल को, 15 नियम को समझेंगे। तो रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं। मुख्य रूप से सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। राम्स पेन, सुमित्स हाउस। देखिए यहाँ पे सिंगुलर सजीव, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, मतलब व्यक्ति जो है वो एक ही है, ठीक। राम्स पेन, राम का पेन। एपोस्ट्रोफी का जो यूज़ है वो का अर्थ में होता है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ क्या है? का अर्थ बताने के लिए, है ना, कि आपका या उसका, राम का, श्याम का, वॉटएवर, किसी का भी, है ना। तो राम्स पेन, तो यहाँ पे सिंगुलर है और सजीव है। प्रॉपर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। पॉजेसिव केस क्या है? पॉजेसिव केस वो होता है जैसे स्वामित्व, जिसमें किसी भी चीज़ का स्वामित्व प्रकट होगा, जैसे या फिर अधिकार प्रकट हो, जैसे माई पेन, मेरा अधिकार है उस पेन पे। राम्स ब्रदर, राम का भाई, है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? पॉजेसिव केस होता है। रूल नंबर 2 में चलते हैं हम। यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, प्लूरल नाउन, प्लूरल एस ऐड करके हम उसको सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं, जैसे बॉय का बॉयस हो जाता है ना। तो यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग किया गया है तब हम केवल एपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग करके, देख रहे हैं आपकी बॉयज़ के बाद केवल एक छोटा सा चिन्ह लगा हुआ है और बॉयज़ हॉस्टल ऐसे लिखा है, तो इस प्रकार से उसका पॉजिटिव केस बन रहा है। तो ये हो गया बॉयज़ हॉस्टल, मतलब लड़कों का हॉस्टल। वहाँ पे वो छोटा सा चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि वो लड़कों का हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, ठीक है। रूल नंबर 3 में चलते हैं। यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं किया गया है, देखिए सिंगुलर टू प्लूरल इसका जो कन्वर्जन है मेरा वीडियो है, ठीक है, आपका सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर का कन्वर्जन वाला वो वीडियो आप देख सकते हैं। यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं किया गया है तब हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे वुमेन्स कॉलेज, मेंस हॉस्टल। देखिए WOMAN वुमन मतलब केवल एक स्त्री, और WOMEN वुमन, वुमन मतलब बहुत सी स्त्रियाँ। तो वहाँ पे वुमन बनाने के लिए जब हम MEN बस वहाँ पे कर दिए तो वो आपका प्लूरल हो गया। तो लास्ट में एस ऐड नहीं हुआ है, एस ऐड नहीं हुआ है, वहाँ हमको पॉजेसिव केस बनाना है, तो एपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाएंगे तो वो आपका पॉजेसिव केस में बनेगा। तो वो हो गया आपका वुमेन्स कॉलेज। मेंस हॉस्टल मतलब स्त्रियों का कॉलेज, है ना। मेंस हॉस्टल मतलब पुरुषों का हॉस्टल। रूल नंबर 4 में हम चलेंगे। यदि प्रकृति का प्रयोग सजीव के रूप में किया गया है तब भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं।
ठीक है, जैसे नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता, हेवंस मर्सी, आपकी स्वर्ग की दया, दैट्स आइसी हैंड मतलब मौत का बर्फीला हाथ, फॉर्च्यून्स फेवरेट मतलब भाग्य के पसंद से। तो इस प्रकार से हम क्या है आपका प्राकृतिक चीज़ों का पॉजिटिव केस बना रहे हैं, है ना। नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता, ये हो गई। अब रूल नंबर 5, समय बताने वाले संज्ञाओं के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जो नाउन आपका टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, समय बता रहे हैं, उसके साथ भी आप क्या लगाओगे, एपोस्ट्रोफी एस। 1 डेज लीव, 1 के बाद डे लिखा है, डे के बाद एपोस्ट्रोफी, फिर एस लिखा है। 1 डे लीव मतलब एक दिन की छुट्टी। ये देखिए फर्स्ट वाला केस है रूल नंबर 1 में, जो आपका सिंगुलर था, सिंगुलर के बाद एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा रहे थे। रूल नंबर 2 में क्या कर रहे थे, जो भी प्लूरल नाउन रहता था, प्लूरल नाउन के बाद बस हम एक एपोस्ट्रोफी का साइन लगा देने से वो का अर्थ को प्रकट करता था। तो यहाँ पे कुछ उसी प्रकार का दृश्य है। 1 डेज लीव मतलब एक दिन की छुट्टी, 2 डेज लीव मतलब 2 दिन की छुट्टी। यहाँ दोनों में देखिए 1 डेज में और 2 डेज में लिखने के तरीके में अंतर है, जो कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहे हैं। अब अ मोमेंट्स डे, इसका मतलब होता है एक पल का दिन, है ना, एक पल का दिन। अ मोमेंट्स डे, एक पल का दिन। अ वीक्स लीव, एक हफ्ते की छुट्टी। अ मंथ्स एब्सेंस, एक महीने की अनुपस्थिति, एक्सेट्रा आदि, है ना। इस प्रकार से आपका रूल नंबर 5 है कि समय बताने वाले संज्ञाओं के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 6 में क्या लिखा है, परिमाणवाचक निर्जीव संज्ञाओं के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। देखिए परिमाणवाचक निर्जीव संज्ञाएं, परिमाण मतलब क्वांटिटेटिव, निर्जीव संज्ञा जिसमें जान नहीं है ऐसा नाउन, नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि टेबल हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, एक्सेट्रा, जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जो कि परिमाण में, क्वांटिटी में है, जिनको गिना जा सके। परिमाणवाचक निर्जीव संज्ञाओं के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम्स वेट, यहाँ पे देखिए किलोग्राम लिखा है, एपोस्ट्रोफी एस के बाद वेट लिखा, मतलब 1 किलोग्राम वजन का। और टन्स वेट, 1 टन के वजन का। 2 किलोग्राम्स वेट, 2 किलोग्राम के वजन का। ये इस प्रकार इसका हिंदी में अर्थ होगा। देखिए अब फिर वही यहाँ पे भी वही सीन है, किलोग्राम्स 1 किलोग्राम्स को के लिखने के तरीके को देखिए और 2 किलोग्राम्स के लिखने के तरीके को देखिए। 1 किलोग्राम्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, एपोस्ट्रोफी साइन के बाद एस लगा है। 2 किलोग्राम्स पूरा किलोग्राम्स लिखने के बाद केवल एक एपोस्ट्रोफी साइन लगा है, फिर उसके बाद उसका पॉजिटिव केस बनाया जा रहा है। रूल नंबर 7 की ओर चलेंगे। मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके बाद वैल्यू वर्थ का प्रयोग हो, मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके बाद वैल्यू वर्थ का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनी की इकाई, जो आपकी मनी की इकाई है, मनी की यूनिट कह सकते हैं, रुपीज़ हैं, पैसे हैं, डॉलर है, एक्सेट्रा, तो उसके साथ भी अगर वैल्यू या वर्थ का प्रयोग होगा, है ना, मनी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है, वर्थ हो सकता है, कितनी कीमत है, ठीक है, उसका क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, कितनी कीमत है, का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अ रुपीज़ वैल्यू मतलब 1 रुपये का महत्व। अब पाउंड्स वर्थ, 1 पाउंड की कीमत, इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। रूल नंबर 8 में आते हैं। स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 8 में स्पेस बताया जा रहा है, मतलब स्थान की बात हो रही है, जहाँ पे हमारे पास स्थान की बात होगी वहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अ निडल्स पॉइंट, मतलब एक सुई का एक मतलब कोई स्थान कितना बड़ा है, मतलब एक सुई वहाँ जा सकती है, एक निडल्स पॉइंट, एक सुई के जितना बड़ा स्थान, ठीक है, प्लेस बोल सकते हैं। अ निडल्स पॉइंट, अ बोट्स लेंथ, अ रेजर्स एज, एक्सेट्रा। एक अ बोट्स लेंथ मतलब एक नाव की जितनी लंबाई, एक नाव के जितनी, यहाँ पॉजिटिव केस हो रहा है, देखिए अ बोट्स लेंथ, एक नाव की जितनी लंबाई। और रेजर्स एज मतलब वो रेजर्स वो होता है ना आपका उस तरह, है ना, हिंदी में उस तरह बोलते हैं, तो रेजर की धार, एज मतलब होता है धार, एक्सेट्रा। रूल
रूल नंबर 9, कंपाउंड नाउन्स के अंतिम शब्द में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। देखिए, अंतिम शब्द में लगाना, जो भी आपके पास कंपाउंड नाउन रहेगा, जैसे फादर इन लॉ है, कमांडर इन चीफ्स है, इंजीनियर इन चीफ्स है, स्टेप सन्स है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट वर्ड में क्या लगा है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है और उसका पॉजिटिव केस बताया जा रहा है। फादर्स इन लॉ नहीं हो रहा है, फादर इन लॉज। कमांडर्स इन चीफ नहीं हो रहा है, कमांडर इन चीफ्स, ये ऐसा हो रहा है। देखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। फादर इन लॉज मतलब ससुर जी के ऑफिस में, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर मतलब सशस्त्र बलों के प्रमुख जो हैं उनका आदेश, इंजीनियर इन चीफ्स हाउस मतलब आपके जो प्रमुख अभियंता है उनका घर, स्टेप सन्स प्रॉब्लम, इसका मतलब हो गया कि सौतेले बेटे की समस्या। तो ये सारे किस में कन्वर्टेड हो गए हैं, पॉजिटिव केस में कन्वर्ट हो गए हैं। रूल नंबर 10, संयुक्त अधिकार जॉइंट पोजीशन बतलाने के लिए अंतिम शब्दों में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पॉजिटिव केस बताया जाता है। संयुक्त अधिकार बताना मतलब कोई भी एक वस्तु है उस पर 2 लोगों का अधिकार है, तो उसमें कैसे मतलब का अर्थ कैसे बताएंगे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके, हम क्या करेंगे अंतिम शब्द में, जैसे पहले ही वाला रूल था इसमें भी। लेकिन यहाँ 2 लोग आ गए, वहाँ पे फादर इन लॉज एक ही व्यक्ति है ना, यहाँ पे राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, इसलिए संयुक्त है। राम एंड श्याम्स हाउस मतलब राम और श्याम के घर में। सोहन एंड मोहन्स शॉप, धनंजय एंड मृत्युंजयस जॉइंट अकाउंट, सोहन और मोहन की दुकान, धनंजय और मृत्युंजय का जॉइंट अकाउंट, ठीक है, संयुक्त खाता बोल सकते हैं। रूल नंबर 11, निम्नलिखित इडियम्स तथा फ्रेज में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं और वाक्यांश हैं जिनमें हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये जो इडियम्स होते हैं अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न करके, जो उसका वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है वो उसको नहीं प्रकट करेगा, आपका किसी अन्य दूसरे चीज़ को, जैसे कि मुहावरे का जो परिभाषा है ना, मुहावरा जो होता है वो अपना सामान्य अर्थ प्रकट ना करके किसी अन्य बात की ओर इशारा करता है, तो लाइक दैट। तो यहाँ पे अ बोट्स क्रू, द शिप्स पैसेंजर, अ स्टोन्स थ्रो, द ट्रेन्स अराइवल डिपार्चर, एट वंस विट्स एंड, ये सारे आपके इडियम्स फ्रेज हैं, तो इनकी चर्चा हम इडियम फ्रेज में ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि इतने में किसका अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 12 में ईच अदर, वन अनदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नोबडी एक्सेट्रा के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, यहाँ पे सरिका हैज़ फाउंड समवन बुक, ये सेंटेंस गलत है। सरिका हैज़ फाउंड समवन्स बुक, समवन के बाद क्या लगा है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है। ये सेंटेंस के आगे सही लिख का चिन्ह है, क्योंकि इसका अर्थ समझिए, सारिका हैज़ फाउंड, सारिका को क्या है, किसी की किताब मिली, किसी की किताब मिली ना, वहाँ की अर्थ बताना, हमको संबंध बताना, पॉजिटिव बनाना है सेंटेंस को। जो सारिका है, किसी किताब मिली, ऐसे बोलने से तो अधूरा हो जाएगा, लेकिन सारिका को किसी की किताब मिली, ये बोलने से सेंटेंस क्या होगा, पूरा होगा। इसीलिए यहाँ पे समवन्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा है। परंतु जब उपरोक्त प्रोनाउंस के बाद एल्स का प्रयोग किया गया हो तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स में किया जाता है। देखिए किसके बाद, परंतु जब उपरोक्त प्रोनाउंस के बाद एल्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से शुरू करते हैं। परंतु जब उपरोक्त प्रोनाउंस के बाद एल्स का प्रयोग किया गया हो तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स में किया जाता है। मतलब कौन कौन सा उपरोक्त यहाँ पे जो है आपका, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नोबडी, इसके बाद अगर एल्स लगा है तो अपोस्ट्रोफी एस इनमें नहीं लगेगा, एल्स में लग जाएगा। ये बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि राखी लाइक्स एवरीबडीज एल्स सजेशन, यहाँ एवरीबडीज के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है, जो कि गलत है वो सेंटेंस। इसमें एक्चुअल में जो होगा, राखी लाइक्स एवरीबडी एल्स सजेशन, मतलब राखी को हर किसी का सजेशन
पसंद है या वो हर किसी के सजेशन को पसंद करती है। राखी जो है, वी लाइक वंस अनदर पेन्स, गलत सेंटेंस है, वन में लग गया है एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वी लाइक वन अनदर्स पेन्स, ऐसा आएगा, तब वो सही सेंटेंस होगा। वी लाइक वंस अनदर्स पेन्स, तो ये भी गलत सेंटेंस हो जाएगा। सही सेंटेंस सेकंड वाला है, वी लाइक वन अनदर्स पेन्स। अब आते हैं रूल नंबर 13 में, अराइवल और डिपार्चर के पहले आने वाले नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अराइवल और डिपार्चर के पहले आने वाले नाउन के साथ, है ना, जैसे कि यहाँ लिखा है द शिप्स अराइवल, अराइवल के पहले आया शिप, शिप में लगा है अपोस्ट्रोफी एस, समझ रहे हैं आप लोग। अराइवल और डिपार्चर के पहले आने वाले नाउन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। द ट्रेन्स डिपार्चर, डिपार्चर के पहले आया है ट्रेन, ट्रेन के बाद लगा है अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, तो ये इस प्रकार से उचित रहेगा। द प्लेन्स अराइवल, अराइवल और डिपार्चर के पहले जो नाउन आएगा उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमको करना है। रूल नंबर 14, यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन